वेलकम टू एग्रीकल्चर लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में कि प्लांट की में जो होने वाले डिजीज़ हैं उसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्या क्या उसके मेन की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। प्लांट डिजीज आर द वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। प्लांट में होने वाली जो डिजीज है वो मेजरली क्या काम करती है, वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए? क्रॉप यील्ड और क्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए। क्रॉप यील्ड और क्वालिटी को डिक्रीज करना मेजरली किसका काम है? प्लांट में होने वाली डिजीज का ही काम होता है। दे आर कोज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड एंड अदर पैथोजेंस। अब इस ये किसी के द्वारा भी हो सकती है, फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड्स हो गए, वायरस हो गए, इनके द्वारा किसी के भी द्वारा ये बीमारी हो सकती है। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट रेफर टू द यूज ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड एलिमिनेट डिजीज फ्रॉम क्रॉप्स। तो मेजरली जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है वो रेफर करता है कि अलग अलग प्रैक्टिसेस को साथ में यूज करना, जिससे कि हम डिजीज को रोक सकें, एक बीमारी को होने से रोक सकें। इफेक्टिव डिजीज मैनेजमेंट हेल्प इन मेंटेनिंग प्लांट हेल्थ, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। और मेजरली अगर हम बात करें, जब भी कोई बीमारी हो जाती है उसको सही करना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हमारा इतना लॉस हो रहा होता है ना, जिसकी वजह से और भी कितनी चीज़ें अफेक्टेड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी ये कम हो जाएगी। एक जो फार्मर है जो इतना पूरा साल मेहनत कर रहा है और एक बारी अगर कोई बीमारी आ गई तो एकदम एक ही बारी में काम खत्म, वो चीज़ हो जाती है। इसीलिए इसे कम करने के लिए हम इफेक्टिव डिजीज मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, जो हमें स्टार्टिंग से ही बना के रखना चाहिए, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक डिजीज होती हैं जो हमें पता होता है कि स्पेसिफिक सीजन्स में आने वाली हैं। एटलीस्ट हम उनको सेव कर सकते हैं, एटलीस्ट उस पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स हैं, लाइक फर्स्ट आर द कल्चरल मेथड, सेकेंड लीगल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड। अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कल्चरल मेथड के बारे में। कल्चरल मेथड आर द प्रिवेंटिव मेजर टू इन्वॉल्व मॉडिफाइंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू क्रिएट कंडीशन अनफेवरेबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट। कल्चरल मेथड एक ऐसा मेथड है जो इस पे बिल्कुल भी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ मेथड नहीं है, इस पे हमें ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है। इजी मेथड है। द मेथड हेल्प टू रिड्यूसिंग द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन विदाउट यूजिंग केमिकल। बिना किसी केमिकल के, अभी मैंने आपको बताया, इस पे किसी भी तरह की कॉस्ट जो है नहीं लगती है। बिना केमिकल के हम इसे क्योर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे सबसे पहले अगर मैं मैनेजमेंट में इसमें बात करूँ तो फर्स्ट इज अ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वन सेकेंड। क्रॉप रोटेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कल्चरल प्रैक्टिस। जहां पर भी बेटा कल्चरल, सी से कल्चरल का नाम आ रहा है, वहां पर क्रॉप रोटेशन का नाम आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता है कि हर साल ये बीमारी आती है, यू नो वेरी वेल कि ये बीमारी आएगी ही आएगी। देन उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पे आपका मेन मोटिव है आप फसल ही बदल दो, आप क्रॉप ही चेंज कर दो, आप क्रॉप रोटेशन कर दो। क्रॉप रोटेशन का मतलब यही है कि द पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड पे आपने बदल बदल के क्रॉप्स को लगाना है, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले आपने कोई सीरियल क्रॉप्स लगा ली या कोई अनाज वाली फसल लगा ली, देन उसके बाद आप एक पल्स क्रॉप लगा लो, है ना। एक ऐसी क्रॉप लगा लो, एक ऐसी दलहनी फसल लगा लो जो दोनों को बैलेंस करके चले, बिकॉज पल्स क्रॉप क्या करेगी? नाइट्रोजन जो है उसको पूरा कर देगी। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पे है फील्ड सैनिटाइजेशन। देखो, किसी भी बीमारी को दूर रखना है, खेत से अपने बीमारियों को दूर रखना है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साफ सुथरा रखो खेत। किसी भी तरह का भूसा एक तरफ पड़ा है, खेत यूं ऐसे मतलब साइड में आपने कचरा वचरा इकट्ठा कर रखा है, नहीं। जितने भी वीड हैं, जितने भी खरपतवार हैं, उनको निकाल के अलग करो और साथ के साथ जला दो या अलग कहीं फेंक दो। खेत में किसी भी तरह का रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया है फील्ड सैनिटेशन इज द अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ विच डिजीज प्लांट पार्ट, वीड एंड क्रॉप रेजिड्यू आर रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड टू रिड्यूस सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, इसे हमें खेत से निकालना पड़ेगा, इसे हमें हमारे फील्ड से अलग करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है द यूज ऑफ हेल्दी एंड सर्टिफाइड सीड। सेकेंड नंबर पे आप क्या कर सकते हो, विदाउट कॉस्ट की अगर हम बात करें, आप अच्छा बीज खरीदो। आप शुरू में ही, आप बाद में दवाइयों पे भी तो पैसे लगाने वाले हो ना, तो पहले ही अच्छा सीड खरीद लो। उस पर थोड़ा सा शायद खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बट वहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी। रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज़ कर लो जिसमें वो बीमारी आती ही ना हो, तो ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ये क्या है, मेजरली पहले नंबर पे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, लाइक क्रॉप रोटेशन, फील्ड सैनिटाइजेशन एंड यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बात करूँ मैं इसके एडवांटेज की, बिल्कुल भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हमने क्या किया, एनवायरनमेंट को किसी तरह से हार्म किया, कोई केमिकल का यूज़ किया नहीं। सेकेंड नंबर पे इकोनॉमिकल एंड इजी टू अडॉप्ट है। थर्ड नंबर पे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल, हम केमिकल पे डिपेंड नहीं होंगे। फोर्थ नंबर पे है प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डिजीज मैनेजमेंट, और ये लंबे समय तक डिजीज को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं लीगल मेथड। तो चलिए समझते हैं इसे। व्हाट इज लीगल मेथड? लीगल मेथड जो है इन्वॉल्व द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीज। अब यहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर, बहुत सारी डिजीज के ऊपर निकाले हैं, तो हमें वो अथॉरिटीज जितनी भी हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें कंप्लीट करने होंगे, उन पर ध्यान देना होगा। दीज मेथड आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोलिंग डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर कंट्री, अनदर रीजन। तो यहाँ पर क्या है, मेजरली लीगल मेथड, क्वारंटाइन भी कह सकते हैं हम इसे सीधी सादी भाषा में, क्वारंटाइन मेथड लीगल मेथड। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोविड टाइम में क्या हुआ था कि हमें जो भी बाहर से, जो भी इंडिया के बाहर जो भी लोग रह रहे थे, उनको इंडिया जब वो आ रहे थे तो उनको कुछ दिनों के लिए अलग रखा जा रहा था, क्वारंटाइन किया जा रहा था, ताकि डिजीज और ज़्यादा ना फैले, है ना, कोविड और ज़्यादा ना फैले। तो ये उस टाइम पे किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, वैसा ही सेम यहाँ पर हम प्लांट के साथ भी करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने इंडिया से बाहर किसी कंपनी के, इंडिया से बाहर आपको कोई बहुत अच्छे सीड मिल रहे थे, आपने भारत में मंगवाए, तो वो जो है उसके साथ कोई डिजीज नहीं आए, इसको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। ऐसे ही प्लांट्स को क्वारंटाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, ये लीगल मेथड के अंदर आता है। उसके बाद प्लांट क्वारंटाइन की देखो, अभी मैंने बोला ना, अभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लांट क्वारंटाइन इज द मोस्ट लीगल, मोस्ट कॉमन लीगल मेजर हमारा यही है। बेसिकली प्लांट को क्वारंटाइन करते हैं जब भी बाहर से, एक मतलब राजस्थान से हरियाणा कोई पौधा पहुंचाना है आपको, तो पहले वहाँ पर जाकर वहाँ के डिपार्टमेंट में उसको क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई बीमारी यहाँ से स्पेसिफिकली वहाँ नहीं चली जाए। तो ये एक मेजरली इसमें रहता है। थर्ड नंबर पे बेटा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ लीगल मेथड। अब लीगल मेथड की क्या क्या एडवांटेज है उनके बारे में। प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक डिजीज। अब ये बाहर की, इंडिया से बाहर की बीमारियों को यहाँ आने में, हमारी यहाँ नहीं आने देता, उसमें हमारी हेल्प करता है। सेकेंड नंबर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम बीमारियों को रोक रहे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो प्रोटेक्ट हो ही रहा है। हेल्प मेंटेन हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल जो है हम उसको हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं। रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस कॉज्ड बाय डिजीज आउटब्रेक, तो इकोनॉमिक लॉस भी जो है कहीं ना कहीं हमें कम हो रहा है। तो ये क्या थी, एडवांटेज थी लीगल मेथड। अभी तक हमने दो मेथड्स को पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कल्चरल मेथड, जिसमें हमने क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ा, फील्ड सैनिटाइजेशन के बारे में पढ़ा। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा लीगल। लीगल जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट जो है वो चलाती है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे मेजरली सबसे ईजी मेथड, जो कॉमन मेथड है, वो कौन सा है, वो क्वारंटाइन है, तो वो इसमें हमें देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे मैं बात करूं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, द मेथड बायोलॉजिकल डिजीज मैनेजमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर भी बेटा बायोलॉजिकल शब्द की बात आती है, वहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है, ये एकदम 100% कन्फर्म है, यहाँ पर उसकी बात होगी। जैसे देखो, इट इज कंसिडर्ड टू इको फ्रेंडली अप्रोच बिकॉज रिड्यूस द अप्रोच बिकॉज रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अब हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें सिर्फ केमिकल पे बेस्ड नहीं रहना है, हमें बहुत सारे डिजीज़ को मैनेज करने की चीज़ों को लेके आना है, उनको एक साथ क्या करना है, यूज़ करना है, जिससे क्या हो सके, डिजीज़ नहीं आए, है ना। तो केमिकल्स का भी यूज़ अगर हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी सॉइल को भी तो उसमें दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए हमें 3-4 चीज़ों को मिक्स करके अपने कंट्रोल करना है डिजीज़ को। तो बायोलॉजिकल डिजीज़ में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जो हमारी सॉइल को, जो हमारे प्लांट्स को बचाने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं, सबसे पहले है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, सेकेंड नंबर पे है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, एंड थर्ड नंबर पे है बैसिलस सबटाइलिस। तो ये 3 है।
सबसे पहले ट्राइकोडर्मा, सेकंड नंबर पे स्यूडोमोनास, थर्ड नंबर पे बेसिलस सबटाइल्स। तो ये क्या है, मेजरली स्पीशीज जो है यूज़ की जाती है इन बायोलॉजिकल मेथड। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो सेफ फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट पे, ह्यूमंस पे, लाइक एनिमल्स पे किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता, बिकॉज कोई पेस्टिसाइड थोड़ी है, कोई केमिकल थोड़ी है ना। तो ये तो खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। केमिकल के पेस्टिसाइड के यूज़ को कम करता है, सॉइल की हेल्थ को बढ़ाता है। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इंक्रीज होंगे तो सॉइल की हेल्थ बढ़ेगी। सुटेबल फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, और फार्मिंग सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने में भी हमारी मदद जो है ये करता है। इसी के साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि ये धीरे काम करता है, केमिकल मेथड से बहुत धीरे काम करता है। एंड इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस बेसिस पे काम करता है कि जब तक उसको उसके जैसा क्लाइमेट नहीं मिलेगा, जब तक उसको जैसा रहना है, अगर उसको 40 डिग्री में रहना है, उसको 40 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलेगा, वो अपना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी बेटा डिपेंड करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नंबर पे है केमिकल मैथड। चलिए, केमिकल मैथड आर द यूज ऑफ फंगिसाइड, बैक्टीरियासाइड एंड अदर केमिकल्स। आपको पता है केमिकल मैथड के अंदर हम बहुत सारे बैक्टीरियासाइड, फंगिसाइड एंड निमेटिसाइड, बहुत सारे रोटेंडिसाइड, इन सब का यूज़ करते हैं। सारे के सारे केमिकल्स इसमें आ जाते हैं। ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि जब फसल को बचाने का कोई तरीका नहीं बचता है तब हमें केमिकल यूज़ करना ही पड़ता है, और करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक फार्मर इतना लॉस नहीं सहन कर पाएगा। बस हम इतना कर सकते हैं कि हम 3 से 4 मेथड को साथ में मिला के डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी रहता है, इस पे डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं 10-20% कम हो जाती है। तो चलो इतनी ही सही, शायद वो 20% से हमारी सॉइल को कम फर्क जो है, जितना उसको हार्म होना था हमारी सॉइल में, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो चलो इतना ही सही है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे फंगिसाइड होते हैं, जैसे कि मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसका आप मोस्टली यूज़ कर सकते हो फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे बैक्टीरियासाइड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो वो इस तरह से हमारी सॉइल जो है उसको, सॉइल को, प्लांट की जो डिजीज़ है उसको मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए हमारी मदद करते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ एडवांटेज की, ये बहुत ही जल्दी क्विकली हमें क्या करते हैं, इसका रिजल्ट दे देते हैं। फर्स्ट इज, सेकंड जो है इसमें इफेक्टिव ड्यूरिंग सवर्ल डिजीज आउटब्रेक। ये जो है इफेक्टिव होता है एंड ईजी टू अप्लाई ऑन लार्ज स्केल क्रॉप्स, और ईजी भी है लार्ज स्केल क्रॉप्स पे ये क्या करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डिसएडवांटेज, कैन बी एक्सपेंसिव हो सकता है। मैनी कॉजेज होते ही हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत सारा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी करते हैं। कॉन्टिन्यूस यूज में लीड टू पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कई बार जब हम एक ही तरह का पेस्टिसाइड हर साल यूज़ करते रहते हैं तो वो प्लांट, वो ज़मीन उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, इसके बारे में बेटा मैंने आपको बता दिया है। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के बारे में, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। आप रेजिस्टेंट वेराइटीज़ अगर लगाओगे जो स्पेसिफिकली जिनमें वो बीमारियाँ नहीं होती हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो ये सारा का सारा जो एक चैप्टर था, एक टॉपिक था प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आप भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।